हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर के अंदर हम मूविंग चार्ज और उसकी वजह से जो भी मैग्नेटिज्म आने वाला है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिज्म कैसे आता है कि आपको पता है कि जब चार्ज मूव कर रहा होता है, चार्ज फ्लो करता है तो हमें क्या मिलता है? करंट मिलता है, ठीक है। और जब करंट किसी भी कंडक्टर या वायर के अंदर फ्लो करेगा तो वो अपने आसपास क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी उस कंडक्टर के आसपास क्या आ जाएगा? मैग्नेटिज्म आ जाएगा। यानी एक्चुअल के अंदर इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि करंट की वजह से जो भी मैग्नेटिज्म आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखो, इस चैप्टर के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है और वो है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसका इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या बताया इन्होंने? क्या किया कि स्ट्रेट वायर ले लिया, या आपके पास एक स्ट्रेट वायर लिया। इस स्ट्रेट वायर को इन्होंने किया क्या? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहां पे एक की लगा दी और इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। और इन्होंने कहा कि जैसे ही यहां से आप की क्लोज करोगे, की लगाओगे, तो क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव इस वायर के अंदर क्या होगा? करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। वायर का नाम दे देते हैं हम ए बी। और जैसे ही यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो वो कैसे जाएगा? बी से ए की तरफ करंट जाने वाला है। क्लियर है? तो जब इस वायर के अंदर करंट जा रहा था तो इसके पास में क्या किया? इसके पास में एक मैग्नेटिक नीडल लेके आए, मैग्नेटिक कंपास लेके आए। इस तरीके से नीडल थी और जैसे इस नीडल को इस करंट कैरिंग वायर के पास में लेके आए तो इसकी जो नीडल थी वो क्या करेगी? वो डिफ्लेक्शन शो करेगी एक मोमेंट के लिए। और जो मैग्नेटिक नीडल होती है, कंपास जो होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही क्या करते हैं? डिफ्लेक्शन शो करते हैं। इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, मतलब इस जगह पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है? करंट की वजह से, ठीक है। करंट की वजह से कैसे आ रहा है? तो इन्होंने क्या किया, फिर यहां से की ओपन कर दी, ठीक है। जैसे ही आपका ओपन सर्किट होगा तो करंट जाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बी से कोई करंट नहीं जा रहा। फिर हम मैग्नेटिक नीडल को लेके आए और उस टाइम पे नीडल आपकी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही थी। कि जब इसमें करंट जा रहा था तभी नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी, करंट नहीं जा रहा वायर के अंदर तो नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रही। इसका मतलब इन्होंने कहा कि जब भी किसी करंट वायर के अंदर करंट जाएगा तो उसके पास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? और जो आपकी नीडल डिफ्लेक्ट होती है, इस नीडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बताई जाती है स्नो रूल से। SNOW, स्नो। स्नो का मतलब क्या होने वाला है? देखो, S का मतलब होगा साउथ टू, N का मतलब होगा नॉर्थ ओवर वेस्ट। ये स्नो क्या करता है? स्नो क्या बताता है? स्नो नीडल के डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन बताता है। क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। कि अगर आप करंट कैरिंग वायर के पास में नीडल को लेके जाओगे तो वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, वो कौन बताएगा? आपका स्नो रूल। और इसका मतलब क्या है? साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। इसका मतलब है कि अगर कंडक्टर के अंदर, वायर के अंदर करंट जा रहा है, वो जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, तो नीडल किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होने वाली है? ओवर वेस्ट। कि अगर मान लो कि ये आपके पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये करंट इसमें इस तरीके से जा रहा है तो इसको मान लो साउथ और इसको क्या मान लो? नॉर्थ। यानी करंट कैसे जा रहा है? साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, ठीक है। अब अगर आपको पता है ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इधर क्या होगा? ईस्ट होगा और इधर क्या होगा? वेस्ट होगा। फिर अगर आप यहाँ नीडल को लेके आते हो तो नीडल क्या है? नीडल सीधी है, वो किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी? वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? या फिर इसको आप एम्पियर स्विमिंग रूल से भी निकाल सकते हो कि जिस भी डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में कोई स्विमर क्या करेगा? उस डायरेक्शन में फेस करके स्विम करेगा, तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा उस डायरेक्शन में नीडल क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी। जैसे मैंने बना दिया कि मान लो आपके पास ये वायर है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है। इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो आप इसको मान लो साउथ और इसको क्या मान लो? नॉर्थ। ये अपने आप ईस्ट हो जाएगा और ये क्या होगा? वेस्ट होगा। तो नीडल वेस्ट की तरफ क्या हो जाएगी? नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। या फिर आपका जो भी स्विमर है वो क्या करेगा? स्विम करेगा इस डायरेक्शन में, तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा उस डायरेक्शन में नीडल क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? यहां तक ये ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखो, इसका स्टेटमेंट क्या होने वाला है? ओर्स्टेड ऑब्जर्व्ड दैट इफ ए मैग्नेटिक नीडल
is placed near a current carrying wire, the needle shows deflection for a moment। ये क्या कह रहा है कि किसी करंट कैरिंग वायर के आप पास में मैग्नेटिक नीडल रख दोगे तो वो एक मोमेंट के लिए डिफ्लेक्शन शो करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वो करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और यहाँ पे आगे बता रखा है कि इफ करंट फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन डिफ्लेक्शन इज ओवर वेस्ट। ये कौन सा रूल है? दैट इज स्नो, कि अगर आपका करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो नीडल किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी? नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और दिस इज अकॉर्डिंग टू एम्पियर स्विमिंग रूल। और ये कहां से आया? एम्पियर स्विमिंग रूल से। बताओ क्लियर है? तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जब भी किसी वायर के अंदर करंट जा रहा है तो उसके आसपास क्या आएगा? उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। और यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। बताओ क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इस चैप्टर में हम करंट कैरिंग वायर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आता है उसकी बात करने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास का स्पेस जहां पे कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल लेके आओगे तो वो क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस स्पेस को हम क्या बोल देंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये मेरे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है। अब आप देखोगे इस वायर में करंट जा रहा है तो इसके आसपास यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये स्पेस आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। कि यहाँ पे अगर आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, मान लो आयरन लेके आए, आयरन के टुकड़े लेके आए, फिलिंग्स लेके आए, तो उस यहाँ पे ये क्या करेंगे? इस जगह पे ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब इस जगह पे क्या है? इस करंट कैरिंग कंडक्टर का या वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने कहा इस जगह पे मैंने आयरन के टुकड़े रखे तो इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब इस जगह पे इस वायर का फील्ड नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास का स्पेस जहां पे कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है? देखो डेफिनेशन क्या है? द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लियर है? और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको हम डिनोट किससे करते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है कैपिटल बी से। इट इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल बी से, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट जो होने वाली है वो क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। और अगर मैं बात करूं किसकी? सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी? और सीजीएस यूनिट होती है गॉस। गॉस लॉ के अंदर पढ़ा था, वही नाम है गॉस। क्लियर है? चैप्टर 1 में गॉस लॉ था, उसी के नाम से आया गॉस। और यहां पे अगर आप बात करोगे कि देखो टेस्ला और गॉस में रिलेशन होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना होगा? 10 टू दी पावर 4 गॉस। तो अगर आपको 1 गॉस की वैल्यू निकालनी है तो 10 टू दी पावर इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा और ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हो कि 10 टू दी पावर -4 टेस्ला किसके इक्वल होगा? 1 गॉस के। या फिर 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। क्लियर है यहां तक? ये कैसी क्वांटिटी है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब क्या है? इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और उसके साथ साथ क्या है? डायरेक्शन भी है। बताओ क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होने वाली है? तो यहां से अगर आप देखोगे डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यानी अगर आप देखोगे हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालेंगे कैसे? तो देखो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। और हमारे पास एक टॉपिक है, एक फॉर्मूला है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। और उस फोर्स का फॉर्मूला इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। फॉर्मूला क्या होने वाला है? वो होगा F = IBL sin थीटा। क्या होने वाला है? IBL sin थीटा। ये फॉर्मूला हम आगे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये है क्या कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग वायर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है। और वो फोर्स कितना लगेगा? IBL sin थीटा। F तो क्या आपका फोर्स है, I क्या है? उस कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। B क्या होने वाला है? जिस भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रखा है उसको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू। L क्या होने वाली है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और जो थीटा होने वाला है वो उसकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा। कि मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर आप क्या रखोगे? कंडक्टर या वायर को रखोगे, तो उसकी जो वायर की एक्सिस है, एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा? आपका थीटा होगा। बताओ क्लियर है?
ठीक है, यानी आपके पास बी और एल के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होने वाला है। बताओ क्लियर है। तो यहां से अगर आपने ये फॉर्मूला पता लगा, एफ फोर्स है, आई करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एल लेंथ है, और ये साइन थीटा जो है, साइन थीटा क्या होता है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। क्या होने वाला है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होने वाला है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो एफ बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, आई बी एल। किसकी डायमेंशन निकालनी है, बी की, तो एफ अपॉन आई एल कहां चला जाएगा, डिवाइड के अंदर। फोर्स की डायमेंशन भी पता है, करंट का डायमेंशनल सिंबल भी पता है और लेंथ भी पता है। तो यहां से अगर आपके पास देखो एफ का तो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, मास इंटू एक्सीलरेशन। करंट का क्या होता है, डायमेंशनल सिंबल कैपिटल ए, और लेंथ का क्या होगा, एल। देखो ऊपर भी एल 1 है, नीचे भी एल कितना है, 1 है। तो ये तो कितना हो जाएगा, एल जीरो, तो क्या आने वाला है, एम तो 1, एल कितना हो जाएगा, कैंसिल, जीरो, टी माइनस टू, और ए भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। यानी एम एल जीरो टी माइनस टू ए -1 क्या आने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आने वाली है। बताओ क्लियर है यहां तक। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो देखो टॉपिक हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। कि हमारे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ये एक स्ट्रेट वायर है और इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, ऊपर की तरफ आई करंट इसके अंदर जा रहा है। तो इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। और ये क्या कहता है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या है कि राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करोगे, थंब और फिंगर्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो। फिर हम क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही आपने करंट के डायरेक्शन में थंब रखा और फिंगर्स को कर्ल करोगे तो इधर से क्या जाएगी, अंदर, और इधर से क्या आएगी, बाहर की तरफ। यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाला है, इनवर्ड। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड। और यहां पे क्या आने वाला है, डॉट आने वाला है। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा और इधर से क्या आएगा, बाहर आएगा। यानी अगर मान लो ये आपके पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब रखा। अब देखो इधर से फिंगर्स कर्ल करूंगा तो इधर से अंदर, तो इधर से क्या आएगी, बाहर आएगी। यानी यहां पे देखो ऐसे कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आने वाली है, इधर से इनवर्ड और इधर से आउटवर्ड। एक और चीज देखना, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन जो करंट है उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, अंदर का मतलब जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है। या बाहर आ रहा है तो भी यहां पे देखो ऐसे बाहर आ रहा है, तो ये तो ऊपर जा रहा है करंट और मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, तो दोनों क्या होते हैं, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होने वाले हैं। क्लियर है यहां तक। यहां पे अगर मान लो आपके पास इस तरीके से स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट कितना जा रहा है, आई, तो कैसे निकालोगे, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करो। देखो पहले परपेंडिकुलर है, कर्ल करना स्टार्ट करोगे तो इधर से अंदर जाएगी, तो इधर से क्या आएगी, बाहर आ जाएगी। यानी यहां पे क्रॉस, यहां पे क्या आएगा, डॉट। बताओ क्लियर है यहां तक। तो देखो इसके अंदर क्या स्टेटमेंट है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। कि आपके पास करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी जाती है मैक्सवेल के कौन से रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। बात करते हैं ये रूल क्या होता है। इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड अवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट थंब इज परपेंडिकुलर टू द फिंगर्स, कि इस तरीके से हमें राइट हैंड को होल्ड करना है कि थंब और फिंगर्स क्या हो, या थंब फिंगर्स के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट देन कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है यहां तक, ये समझ में आ कि आपके पास जो भी स्ट्रेट वायर है उसके करंट की डायरेक्शन के अंदर क्या करो, थंब रखो और फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करो। ये आपके पास फर्स्ट। सेकंड हम बात करते हैं कि हमें डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की इन ए करंट कैरिंग क्लोज लूप या क्लोज कॉइल। कि हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग इन ए करंट कैरिंग क्लोज लूप। तो इसके अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। इसमें डायरेक्शन निकाली जाती है स्क्रू रूल से। कौन से रूल से, स्क्रू रूल से। और स्क्रू रूल क्या होता है कि जो भी आपके पास क्लोज्ड कॉइल है, करंट कैरिंग या लूप है, उसके सेंटर के अंदर क्या रखो, स्क्रू को रखो। कि राइट हैंड में स्क्रू लो और उस कॉइल के क्या रख दो, सेंटर पे रख दो, और उसको रोटेट कराओ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कि जिस भी डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में उसको क्या कराओ, रोटेट कराओ। और जैसे आप रोटेट कराओगे तो वो स्क्रू क्या करेगा,
वो मोशन करेगा, या तो अंदर जाएगा या बाहर आएगा। और वो स्क्रू की जो भी मोशन होगी वही क्या होगी, यानी अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, वही क्या होगी, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। कि अगर स्क्रू अंदर जा रहा होगा तो मतलब उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। और अगर स्क्रू बाहर आ रहा होगा तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। देखो इसको डायग्राम से समझते हैं कि मान लो मैंने कहा कि ये मेरे पास एक क्या है, सर्कुलर कॉइल है, और इसमें करंट कैसे जाएगा, इसमें करंट जाएगा क्लॉकवाइज। देखो इस तरीके से क्लॉकवाइज करंट जा रहा है। इसमें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करो, यहाँ सेंटर के ऊपर क्या रखो, राइट हैंड में स्क्रू रखो और सेंटर पे रख दो। राइट हैंड में स्क्रू लिया और सेंटर पे रख दिया। अब क्या करो, इसको करंट की डायरेक्शन में रोटेट कराओ। तो जैसे ही आप स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट कराते हो तो वो कहाँ चला जाता है, वो अंदर चला जाता है। यानी इसके सेंटर पे या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर जा रहा है, मतलब इनवर्ड। क्लियर है। यही अगर आपने क्या किया, एक और सर्कुलर कॉइल ले ली और इसमें डायरेक्शन कैसे ले ली, करंट की डायरेक्शन आपने ले ली कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या रखो, सेंटर के ऊपर स्क्रू को रखो और करंट की डायरेक्शन में रोटेट कराओ। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो क्या आता है, बाहर आता है। यानी यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर आ रहा है, मतलब क्या होगी, आउटवर्ड होगी। यहाँ पे क्या होगी, इनवर्ड होगी। आया समझ में। तो देखो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि जब भी क्लॉकवाइज करंट जाता है तो स्क्रू अंदर जाएगा, यानी डायरेक्शन क्या होने वाली है, इनवर्ड। और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर क्या आने वाली है, आउटवर्ड आने वाली है। और आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो कि एक स्क्रू ड्राइवर लेना और कहीं पे भी नट बोल्ट लगे हुए हैं वहां पे क्या करना, ओपन करना। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे ओपन हो जाएगा, फिर क्लॉकवाइज घुमा के वापस क्या कर देना, क्लोज कर देना, वापस लगा देना, वरना घर वाले मारेंगे। तुम बोलोगे सर ने बोला था खोलने को, सर ने वापस लगाने को भी बोला बेटे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि अगर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो क्लॉकवाइज करंट के अंदर क्या होने वाला है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। जब भी क्लॉकवाइज करंट होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उस कॉइल के अंदर, इनवर्ड। और अगर करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आने वाली है, उसके अंदर आउटवर्ड आने वाली है। आया समझ में। ये आपके पास क्लोज लूप के अंदर। अब आप देखो स्क्रू रूल के बिना भी आप निकाल सकते हो इसके अंदर डायरेक्शन। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगा लो। कैसे, मैंने यहां पे क्या किया, छोटा सा वायर कंसीडर कर लिया। ठीक है, क्योंकि सर्किल भी स्ट्रेट वायर से मिलकर बनता है, स्ट्रेट वायर ही होता है, उसको आप क्या करोगे, सर्कुलर फॉर्म में बना दोगे। तो मैंने कहा यहाँ पे स्ट्रेट वायर है और करंट ऊपर जा रहा है, तो मैंने करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और फिंगर्स को कर्ल करा, तो इधर से क्या जा रही थी, इनवर्ड। यहां देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, करंट नीचे जा रहा है तो नीचे, तो इधर से क्या जाएगा, कर्ल करूंगा तो इनवर्ड। क्लियर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम कहानी, इधर इनवर्ड जा रहा है तो वो इसके अंदर से क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा। ठीक है। या फिर मान लो आपके पास ये एक इस तरीके से क्लोज लूप है और करंट क्या जा रहा है इसके अंदर, क्लॉकवाइज आ रहा है। तो क्लॉकवाइज आ रहा है तो आपको पता है कि क्या होने वाली है, डायरेक्शन इनवर्ड होने वाली है। या फिर अलग अलग स्ट्रेट वायर की वजह से भी निकालोगे तो क्या आने वाला है, देखो इनवर्ड, इधर से देखोगे इनवर्ड, इसमें नीचे देखोगे तो इधर से इनवर्ड, इधर इनवर्ड, यानी क्या आने वाला है, इनवर्ड आने वाला है। तो सीधा याद रखो, अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो और फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करो, इनवर्ड आउटवर्ड पता लग जाएगा। ठीक है। और जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा करंट की डायरेक्शन के। ठीक है। अगर क्लोज लूप है तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज है तो क्या जाएगा, इनवर्ड जाएगा, उस कॉइल के अंदर क्या जाएगा, इनवर्ड होगा। और एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो उस कॉइल के अंदर क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इनवर्ड का मतलब है इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएगी, आउटवर्ड का मतलब इससे बाहर निकलेगी। बताओ क्लियर है यहां तक। ठीक है। और एक और चीज का ध्यान रखना कि जो आपके पास स्ट्रेट वायर है, ठीक है, यहां पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है वो क्या आती है, कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होती है। कोसेंट्रिक सर्किल का मतलब है कि ये आपके पास करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, यहां पे जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी वो क्या आएगी, कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में आएगी। इधर से सारी क्या होगी, इनवर्ड, और इधर से सब क्या होगी, आउटवर्ड। आया समझ में। और इधर से सारी अंदर जा रहे हैं सर्किल और इधर से बाहर आ रहे हैं, कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में। बट क्लोज लूप की अगर हम बात करें तो क्लोज लूप के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो सारी की सारी क्या होती है, स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस होती है, घूम के वापस नहीं आती, इन्फिनिटी तक जाती है। यानी अगर आप देखोगे कि मैंने यहां पे बनाया कि ये मेरे पास क्या है, एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है, इसके अंदर करंट जा रहा है मान लो कैसे, क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या जाएगी, इनवर्ड जाएगी। यानी सारी की सारी देखो इसके अंदर स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस होने वाली है। बताओ क्लियर है।
तो ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन नहीं आती आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मान लो किसी पॉइंट पे एक से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो आप एक से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे? वेक्टर सम करोगे। और वेक्टर सम के लिए आपको सही डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तभी तो आप एंगल निकाल पाओगे दोनों के बीच में। और अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता तो आप क्या नहीं कर सकते? वेक्टर सम नहीं कर सकते। तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आसान भी है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो-सावर्ट लॉ। अब अगर आप देखोगे बायो-सावर्ट लॉ क्या है, आपको पता है कि किसी भी वायर में करंट जा रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। हमने क्लोज लूप है तो स्क्रू रूल से निकाल लेंगे, और करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है तो हम क्या करेंगे? हम कौन सा रूल लगा देंगे? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे। यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है कि मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसकी डायरेक्शन भी पता है, बट उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है वो नहीं पता। कि मैंने कहा कि मान लो मेरे पास ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, बताओ यहाँ पे इस वायर की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मुझे ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तुम्हें भी पता है मैग्नेटिक फील्ड आएगा, डायरेक्शन भी पता है कि करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे तो इधर क्या जाएगा? इनवर्ट जाएगा। बट उसकी वैल्यू कितनी है मैग्नेटिक फील्ड की? वैल्यू पता है? वो वैल्यू किसने बताई? बायो-सावर्ट ने। बायो-सावर्ट ने एक छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड किसने बताया? वो बायो-सावर्ट ने बताया। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि आपके पास कोई भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है या फिर करंट कैरिंग वायर है। मैंने मान लिया कि मेरे पास इस तरीके से एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। इस वायर के अंदर करंट कितना जा रहा है? इस वायर के अंदर आई करंट जा रहा है, ठीक है। तो इस वायर से मान लो यहां पे इस पी पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बायो-सावर्ट ने पूरे वायर के लिए बताया ही नहीं। इन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर क्या किया, इन्होंने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर लिया इस वायर का। इस वायर का छोटा सा स्मॉल क्या ले लिया? एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी होगी? डीएल, ठीक है। और इस एलिमेंट में से भी क्या जाएगा? करंट फ्लो करेगा। यानी इसको नाम दे दिया गया आईडीएल। और आईडीएल क्या हो जाएगा? आपका पूरा करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा? करंट एलिमेंट। यानी इन्होंने क्या किया, इस एलिमेंट में से करंट जा रहा है तब भी ये भी क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर इन्होंने क्या बता दिया? मैग्नेटिक फील्ड बता दिया। अब बताओ आपके पास लेंथ स्मॉल है, स्मॉल लेंथ में से, स्मॉल एलिमेंट में से करंट जा रहा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा? स्मॉल आएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की इन्होंने वैल्यू बता दी और कहा कि अगर आपको पूरे वायर के लिए निकालना है तो क्या कर लो? इंटीग्रेट कर लो कि भाई स्मॉल एलिमेंट अगले एलिमेंट का भी सेम आएगा, सारे एलिमेंट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ऐड करोगे। इसका मतलब क्या है कि आप क्या करो? पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर लो। आया समझ में? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, लेंथ कितनी थी? डीएल, और उसमें से आई करंट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? आईडीएल करंट एलिमेंट बन जाएगा। इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस दूर कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। पॉइंट क्या है हमारा? पी। कि इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पे हमारा पॉइंट क्या है? पी। इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्या होगा? डीबी होगा, क्योंकि लेंथ हमने स्मॉल ली है, स्मॉल लेंथ में करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा? स्मॉल आएगा, छोटा सा आएगा। क्लियर है? तो इन्होंने कहा कि करंट एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, या मैग्नेटिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट एलिमेंट के खुद के। कि भाई इस एलिमेंट की लेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आ जाएगा, या फिर करंट ज्यादा जा रहा होगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगा। यानी इन्होंने कहा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस पॉइंट पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिपेंड करेगा किसके ऊपर? करंट एलिमेंट के खुद पे। करंट एलिमेंट की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आया वो किस पे डिपेंड करेगा? करंट एलिमेंट पे। सेकंड इन्होंने कहा कि किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी एंगल है उसके साइन के, यानी साइन थीटा के। कि भाई डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो डीएल और आर के बीच में जो भी एंगल है उसके साइन के, यानी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और तीसरा इन्होंने कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। कि आप देखोगे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, वायर से दूर जाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर है? यहां पे आपके पास तीन इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास 2, और ये आपके पास क्या है? 3। और इन तीनों को हम क्या कर देंगे? इन तीनों को हम कंबाइन कर देंगे, यानी कंबाइन
ऑल थ्री इक्वेशंस। और जैसे तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा, IDL sin थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर, यही आने वाला है। और जैसे ही आप प्रोपोर्शनल का साइन उठाओगे क्या आने वाला है, कांस्टेंट आ जाएगा। यानी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, dB इक्वल्स टू K IDL sin थीटा, और अपॉन में क्या आने वाला है, अपॉन में आ जाएगा आपके पास R स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई, dB की। और K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यानी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो K तो आपके पास क्या आने वाला है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इस K की वैल्यू पता है कितनी होती है, K की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की पूरे की वैल्यू होती है 10 टू दी पावर -7। और यहाँ पे म्यू नोट का है, चैप्टर 1 में देखो एप्सिलॉन नोट आया था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे म्यू नोट क्या है, म्यू नोट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कि यहाँ पे जो एयर है उस एयर का क्या इफेक्ट आ रहा है, एयर भी अपना इफेक्ट डाल रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसको बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे म्यू नोट क्या होने वाला है, वो होने वाला है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एयर या फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी। और इस म्यू नोट की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आने वाली है, तो अगर आप देखोगे कि आपके पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई कितना है, 10 की पावर -7, तो अकेला म्यू नोट निकालोगे तो क्या होगा, 4 पाई इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो म्यू नोट आपके पास आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। और इसके यूनिट और डायमेंशन हम आगे निकालेंगे। यानी आपके पास फॉर्मूला डीबी का, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। ये छोटे से एलिमेंट, करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की आपके पास क्या आने वाली है, वैल्यू आने वाली है। बताओ क्लियर है यहां तक, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, dB की। अब हम बात करते हैं कि ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या होने वाला है, बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे, तो देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको लिखूंगा dB वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये करंट भी स्केलर होता है, IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर, R मान लो डिस्टेंस के वेक्टर का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई के अंदर ये पूरा का पार्ट तो क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि आपको पता है किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी R वेक्टर का स्क्वायर R स्क्वायर के इक्वल है। यानी ये पोर्शन पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस होगी उसके केप से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या लगा देंगे, R केप। चैप्टर 1 में भी हम कूलम्ब्स लॉ के अंदर भी क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए डिस्टेंस के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, बट क्या बता देगा, डायरेक्शन बताएगा। क्लियर है। और हमें पता है कि आर केप को आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिख सकते हो। अच्छा दूसरी चीज, अगर आप देखोगे आपको यह भी पता है किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से अगर आप देखोगे डीबी या वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर और मल्टीप्लाई में R वेक्टर अपॉन R। अब देखोगे कि ये जो थीटा है वो किस किस के बीच में है, DL और R के बीच में, और साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। यानी आप DL और R को किस फॉर्म में लिख सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर कि A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा। तो अगर आप साइन थीटा को हटाओगे तो A और B को किस फॉर्म में लिख सकते हो, क्रॉस की फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहां पे मैं देखो इसको लिख सकता हूं कि DB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, DB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां पे मल्टीप्लाई के अंदर I, DL और R के बीच में मैंने क्या लगा दिया, DL क्रॉस R, और नीचे क्या लिख सकता हूं, R स्क्वायर इंटू R, R क्यूब। ये आपके पास क्या हो जाएगा, बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बताओ समझ में आ, अगर DL और R को वापस ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, DL R साइन थीटा। बताओ क्लियर है यहां तक, ये आपके पास बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें यूनिट एंड डायमेंशन निकालनी है किसकी, म्यू नॉट की, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ
एंड डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, यूनिट की, यूनिट ऑफ म्यू नॉट। म्यू नॉट की यूनिट कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है किसी भी क्वांटिटी की यूनिट के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, और फॉर्मूला हमारे पास क्या रहा, डीबी का फॉर्मूला है। यहां से क्या निकाल लेंगे, म्यू नॉट का फॉर्मूला निकाल लेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगी, यूनिट और डायमेंशन। तो यहां से अगर आप देखोगे कि आपके पास डीबी का जो फॉर्मूला है वो कितना है, वो है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहां से एक चीज बताओ, 4 पाई भी कांस्टेंट है और साइन थीटा भी। साइन थीटा क्या है, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, और 4 पाई की भी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी। यानी इन दोनों को तो हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, डायमेंशन और यूनिट निकालने के लिए। तो यहां से अगर आप देखोगे तो डीबी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या चला जाएगा, आई डी एल, और किसके बराबर बचेगा, ये म्यू नोट के। ये सिर्फ किसका फॉर्मूला आ गया, म्यू नोट का। क्लियर है, क्योंकि 4 पाई और साइन थीटा आप लोगे तो भी क्या होगी, दोनों यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है। क्लियर है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो म्यू नोट की आपको यूनिट निकालनी है, तो डीबी की यूनिट क्या होगी, टेस्ला, आर स्क्वायर क्या है, मीटर स्क्वायर, करंट का क्या होगा, एम्पियर, और डीएल क्या है, स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ का क्या होगा, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। यानी यहां से अगर आप देखोगे तो म्यू नोट के आपके पास यूनिट क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी टेस्ला मल्टीप्लाई के अंदर मीटर, और एम, या तो अपॉन में एम्पियर लिख दो, या फिर क्या लिख दो, एम्पियर -1। ये आपके पास क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी किसकी, म्यू नोट की। अब हमें क्या निकालनी है, डायमेंशन। अब अगर आप देखोगे तो यहां पे बात करते हैं डायमेंशन ऑफ म्यू नोट। देखो डायमेंशन ऑफ म्यू नोट क्या होने वाली है, तो आपके पास वही सेम फॉर्मूला किसका, डीबी का, क्या, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। सेम कहानी, मुझे म्यू नोट का फॉर्मूला निकालना है तो क्या लिखूंगा, डीबी इंटू आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, आई डी एल। यही होने वाला है। अब डीबी की डायमेंशन, डीबी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने निकाला था एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा से, ठीक है, और वो हमारे पास क्या आई थी, अगर नहीं याद आपको तो आप निकाल सकते हो साइड के अंदर, कि आपके पास फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। देखो रटना कुछ भी नहीं है, अगर रट्टा मारोगे 5 दिन 7 दिन में भूल जाओगे, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप फॉर्मूला याद रखो और हर एक चीज क्या करो, डेराइव कर लो, निकाल लो साइड में, 1 मिनट लगनी है, ठीक है। और अगर आपने रट्टा मार रखा और गलती से छोटी से भी गलती कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पे अगर आप देखोगे, आपको पता है साइन थीटा तो कोई काम का नहीं है, बी का निकालोगे तो क्या लिखोगे, एफ अपॉन आई एल, एफ भी पता है, आई भी पता है, एल भी पता है, तो डीबी की डायमेंशन क्या होगी, देखो एम एल 0 टी -2 ए -1, यही आई थी, ठीक है। आर स्क्वायर क्या डिस्टेंस, यानी कितना हो जाएगा, एल की पावर 2, आई का कितना होगा, ए, और ये एल। बताओ क्लियर है। यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, म्यू नॉट इक्वल्स टू एम, ऊपर हो जाएगा देखो L2 T -2 A -1, और यहां पे नीचे कितना है, A, और ये L, यही है। तो यहां से एक L से तो ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो क्या होगा, 2 - 1 1, L 1 बचेगा, और A भी ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -2। यानी आपके पास डायमेंशन क्या आने वाली है, वो आने वाली है M L T -2 A -2, यानी M1 L1 T -2 A -2, ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी, म्यू नोट की। बताओ क्लियर है यहां तक। यानी हमारे पास बायो-सावर्ट लॉ क्या था, बायो-सावर्ट के अंदर छोटे से किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। बायो-सावर्ट ने क्या किया कि स्मॉल एलिमेंट ले लिया, उसमें करंट जा रहा होगा, तो उसकी वजह से थीटा एंगल पे r डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और वो कितना आया, dB इक्वल्स टू म्यू नोट, कितना है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये वैल्यू आई, ठीक है। उसको हमने वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया, यूनिट और डायमेंशन निकाल ली। बताओ क्लियर है। एक और चीज ध्यान रखना कि जो भी डीबी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी करंट के तो परपेंडिकुलर होती है। इसके साथ साथ याद रखना कि जो भी आपका डीएल है और ये आर है, इन दोनों के प्लेन के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी मान लो यहाँ पे इनवर्ड है तो आर अंदर जा रहा है, आर के क्या जाएगा, वो परपेंडिकुलर जाएगा। क्लियर है यहां तक। ये चीज ध्यान रखना कि जो भी डीबी होगा वो डीएल और आर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ।
देखो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, कि हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये किसका एप्लीकेशन है? बायो-सावर्ट का, यानी बायो-सावर्ट लॉ का यूज करके हमें करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो हम करेंगे क्या, सर्किल की एक स्मॉल लेंथ कंसिडर कर लेंगे डीएल, एक एलिमेंट ले लेंगे डीएल और उसमें करंट आई जा रहा होगा, यानी करंट एलिमेंट ले लेंगे आईडीएल। ठीक है, उस आईडीएल की वजह से सेंटर के ऊपर क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और वो क्या आने वाला है? डीबी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये स्मॉल लेंथ की वजह से आया, स्मॉल एलिमेंट की वजह से आया, और टोटल निकालने के लिए क्या कर लेंगे? उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि सर्किल की टोटल लेंथ क्या होने वाली है? वो होगी 2πr। ठीक है, तो हम पूरा टोटल निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम क्या होने वाला है कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, और इसमें करंट कितना जा रहा है? आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है और ये इसका सेंटर है ओ, और इसकी रेडियस कितनी होने वाली है? स्मॉल आर। ठीक है, तो इसके अंदर हम करेंगे क्या है कि स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी? डीएल, और करंट कितना जा रहा होगा? आई, यानी करंट एलिमेंट कितना? आईडीएल। इस आईडीएल से आर डिस्टेंस दूर इस सेंटर पे ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना? डीबी। अच्छा एक चीज देखना, डीएल और आर के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर्किल के सेंटर से जो भी लाइन सरफेस पे जाती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो हम करेंगे क्या, करंट एलिमेंट से थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस दूर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी, वो कितना होगा? μ0/4π आईडीएल sin θ/r², बायो-सावर्ट लॉ से। ठीक है, फिर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ये आपके पास स्मॉल एलिमेंट का आ गया। अगले स्मॉल आईडीएल का निकालोगे तब भी सेम आएगा, अगले का भी सेम आएगा, अगले का भी सेम आएगा, यानी पूरे सर्किल के छोटे छोटे एलिमेंट को निकाल के ऐड करोगे, उससे अच्छा क्या करोगे, एक एलिमेंट का निकाल के इंटीग्रेट कर लेते हैं पूरी लेंथ के लिए, और सर्किल की पूरी लेंथ क्या है? 2πr। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डीबी की वैल्यू निकालते हैं। और ये डीबी की वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो ये निकालेंगे अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, और इस बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस डीबी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? μ0/4π आईडीएल sin थीटा अपॉन में क्या? r²। और थीटा आपको पता है कितना है? डीएल और आर के बीच में एंगल होता है थीटा, वो कितना है? 90 डिग्री। और sin 90 कितना हो जाएगा? 1। यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। यानी डीबी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी? μ0/4π IDL/r²। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगा? इस एलिमेंट की वजह से। पूरे सर्किल की वजह से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे हमारे पास आएगा 1.dB, और यहां पे आएगा μ0/4π IDL/r²। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। बताओ क्लियर है? आप देखोगे किसके रेस्पेक्ट में इधर इंटीग्रेट कर रहे हैं? एल के रेस्पेक्ट में। अगर मैंने कहा कि इनिशियल लेंथ आपकी कितनी है? 0 सर्किल की, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना आएगा? 0। और टोटल लेंथ कितनी है सर्किल की? तो वो है 2πr। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? जब टोटल लेंथ लेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B। बताओ क्लियर है? अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? जिसके रेस्पेक्ट में करते हो वही आ जाता है। यानी यहाँ पे 1 है और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? B के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी? B आ जाएगी। 1.dB कितना? B, 0 से B। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो μ0/4π I/r² तो क्या है? L के रेस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 1.dl, और ये 0 से 2πr। बताओ समझ में आया? और 1.dl क्या है? 1 का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? L के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? L ही आ जाएगा। और इधर देखोगे तो B के रेस्पेक्ट में किया है, तो B की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आपके पास आएगा B - 0 इक्वल्स टू μ0/4π I/r², और 1.dl का कितना हो जाएगा? L, और ये 0 से 2πr। ठीक है, L की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? 2πr माइनस 0, तो क्या आने वाला है? 2πr ही आने वाला है। तो यहाँ पे B की वैल्यू आपके पास आ जाएगी μ0I/4π इंटू r² मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 2πr। अब एक चीज देखना कि एक r से तो r कैंसिल हो गया, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, और 2 से 4 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स।
तो ऊपर तो देखो 2 पाई आर तो पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर बचा क्या म्यू नॉट आई, नीचे बचा 2 और एक आर, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये क्या आने वाला है, सर्किल के करंट के रिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई क्या है, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और आर क्या है, उसकी रेडियस, यानी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर कितना आया, वो आपके पास आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर। ये मैग्नेटिक फील्ड सर्किल के सेंटर पे रहने वाला है। बताओ क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि आपके पास सर्कुलर कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, कि नोट करके बात करते हैं, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो भाई n नंबर ऑफ टर्न्स है तो हर एक टर्न के अंदर करंट कितना जाएगा, आई, और हर एक टर्न के अंदर आई जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न का कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो n नंबर ऑफ टर्न्स का क्या होगा, हर एक टर्न में सेम आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट n आई बाई 2r। ये क्या आने वाला है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। बताओ क्लियर है यहां तक। ये आपके पास सर्किल। अब अगर आप देखोगे कि मेरे पास अगर सर्किल, ये पूरा सर्किल था, तब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2r। मैंने कहा मान लो सर्किल आधा है, तो हम यहां पे इंटीग्रेट तो लेंथ के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ के अंदर करंट जा रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो अगर मान लो सर्किल आधा है, तो अगर आपका सर्किल आधा है तो ये लिमिट 0 से क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी, भाई लेंथ आधी हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। आया समझ में। यानी अगर आपके पास सर्किल पूरा नहीं है, स्मॉल पोर्शन दे रखा है, आधा सर्किल है तो मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाएगा। अगर आपके पास 3/4 सर्किल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्मॉल पोर्शन अगर सर्किल का दे रखा है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होने वाला है, स्मॉल पोर्शन के लिए बात कर रहा हूं, और इसके ऊपर आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। क्या होने वाला है, अगर आप देखोगे स्मॉल पोर्शन के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, थीटा अपॉन 360 या थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है। थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। देखो म्यू नॉट आई बाई 2r तो क्या पूरे सर्किल का है, और थीटा बाई 360 बता देगा कि कितना सर्किल आपको गिवन है, ठीक है। तो उतने पोर्शन का आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना मैथ्स में, एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। उसी तरीके से आपके पास अगर जितना भी सेक्टर गिवन है सर्किल का, उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360। अब ये थीटा निकालेंगे कैसे, मैंने कहा मान लो कि आपके पास ये सर्किल है, सर्किल कितना, आधा, डिपेंड नहीं करता कि करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उससे डायरेक्शन पता लग जाएगी, बट मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, अगर आपने क्लॉकवाइज लिया या एंटी क्लॉकवाइज लिया, उससे मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर है। तो यहां से अगर आप देखो, मैंने कहा कि मेरे पास इतना सा सर्किल है और ये सर्किल का क्या है, सेंटर है, तो इस आधे सर्किल की वजह से, क्योंकि आधे सर्किल में करंट जा रहा है, इस ओ पॉइंट के ऊपर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। कैसे निकालोगे, तो करना क्या है कि जो भी सर्किल के दोनों एंड है, ये एंड, दोनों एंड जो है, दोनों एंड को क्या करो, सेंटर से ज्वाइन करा दो। दोनों एंड को, जहां पे भी एंड खत्म हो रहे हैं सर्किल का, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो भी है, दोनों को किससे ज्वाइन करा दो, स्ट्रेट लाइन खींचो और सेंटर से ज्वाइन करा दो। उसके अंदर का जो भी एंगल होगा, यहां अंदर का एंगल कितना है, 180, वो आपका क्या होगा, थीटा होगा। देखो सर्किल आता है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 180 बाई 360 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r। आया समझ में। 180 बाई 360 कितना आ जाएगा, 2, यानी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 2, 4r, आधे सर्किल का आ गया। मैंने कहा मान लो कि मेरे पास सर्किल कितना है, 3/4 है, ये लो, ये आपके पास सेंटर है, ये 3/4 सर्किल है। भाई ये एक एंड था, इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल ये था, दोनों एंड से मैं सेंटर पे लाइन ले आया। अगर आप देखोगे ये बाहर का एंगल 90 दिख रहा है, तो अंदर का एंगल कितना होगा भाई, टोटल 360 होता है, 90 माइनस कर लो, 270। फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, इस ओ पॉइंट पे सेंटर पे, तो वो आपके पास होगा 270 बाई 360 इंटू क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये कितना हो जाएगा, 3/4। आया समझ में।
तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 3 म्यू नॉट I बाई 8R। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो हम सीधा ही बता देते, आधा सर्किल आधा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, बट आपको इस तरीके से गिवन आएगा कि आपके पास ये लो इतना सा पोर्शन है और इस सेंटर पे बताओ, तो ये करंट जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, इनवर्ट होगा, बट वैल्यू कैसे बताओगे? तो दोनों एंड से आपको इस तरीके से एंगल गिवन होगा। मान लो अंदर का एंगल कितना है, अंदर का एंगल आपको 60 डिग्री दे दिया, आया समझ में? आप देखो दोनों एंड से आपने ज्वाइन कराया, अंदर का एंगल पता है, तो यहाँ पे कितना होगा 60/360 इंटू म्यू नॉट I बाई 2R। और 60 छोड़ो, यहाँ पे अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, कुछ भी अंदर का एंगल दे दिया, तो वो आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला आपके पास क्या रहने वाला है, θ/360 इंटू म्यू नॉट I बाई 2R। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये सर्किल पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके बाद बायो सावर्ट के तीनों एप्लीकेशन खत्म होने के बाद इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे और उसके अंदर आपको ये यूज में आने वाला है। पूरा सर्किल है म्यू नॉट I बाई 2R और स्मॉल पोर्शन है, तो आप θ/360 इंटू म्यू नॉट I बाई 2R। डायरेक्शन बाकी आप क्या करो, डायरेक्शन का मैंने बता रखा है कि क्लोज लूप है, सर्किल है, क्लॉकवाइज आ रहा है, इनवर्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, आउटवर्ड होगा। बताओ क्लियर है यहां तक? सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो देखो सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, कि हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और उसके सेंटर से जो भी लाइन जाएगी वो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे, और उस एक्सिस के ऊपर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट P कंसिडर कर लेंगे। उस P पॉइंट के ऊपर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम क्या होने वाला है कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और ये इसका क्या होने वाला है, सेंटर होने वाला है, जिसको हम क्या नाम देंगे O, और इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं स्मॉल a, और इसमें मान लेते हैं करंट जा रहा है I और वो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज भी मान सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हो, बस डायरेक्शन चेंज होनी है, वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, और इसके सेंटर से जो भी लाइन पास हो रही है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे, और इस एक्सिस के ऊपर मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया P। इस P पॉइंट के ऊपर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं सेंटर से कितनी होने वाली है, x। ठीक है, तो देखो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, बायो सावर्ट लॉ का यूज करके, कि इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का एक करंट एलिमेंट ले लेंगे, उस करंट एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कितना dB, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और उस dB को हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमें कंपोनेंट में रिजोल्व करना पड़ेगा और पूरे सर्किल के लिए निकालने के लिए आगे इंटीग्रेट करेंगे। मतलब जनरल हम सबसे पहले तो क्या करते हैं कि एक करंट एलिमेंट लेते हैं और उसकी वजह से dB की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे एक करंट एलिमेंट ले लिया, इस पॉइंट को पहले तो इस पॉइंट को नाम दे दिया A, और यहाँ पे मैंने एक करंट एलिमेंट ले लिया और इसकी लेंथ कितनी मान ली dl, और इसमें करंट कितना जा रहा है I, तो ये करंट एलिमेंट बन जाएगा IDL, और इसको नाम दे दो करंट एलिमेंट को XY। क्लियर है? अब अगर आप देखोगे इस करंट एलिमेंट से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r डिस्टेंस दूर हमें क्या निकालना है, इस करंट एलिमेंट से स्मॉल r डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और हमने बायो सावर्ट लॉ के अंदर पीछे पढ़ रखा है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा dB, वो प्लेन ऑफ r एंड dl के क्या होगा, r और dl के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी यहाँ पे जो भी dB की डायरेक्शन होगी वो इस r के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी इस तरीके से आपके पास क्या जाने वाला है, dB जाने वाला है कितने एंगल पे, r के साथ 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री। बताओ क्लियर है? अच्छा, इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, फाई, क्योंकि थीटा तो किसके बीच में होगा, dl और r के बीच में, और dl और r के बीच में एंगल होने वाला है 90। देखो इसको मैं समझाता हूं, मेरे पास की चेन है, इसके इसमें एक सर्किल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा है, बट अगर आप देखोगे मैंने कहा ये आपके पास सर्कुलर कॉइल ऐसे रखी हुई है और इसके सेंटर से देखोगे तो ऐसे लाइन जा रही है, ये एक्सिस है। इस एक्सिस के ऊपर आपने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया कि ये आपके पास सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, अब आप देखो इसके सेंटर से ऐसे लाइन निकल रही है, ये एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप dl लोगे छोटा सा, तो dl अंदर की तरफ है। अब अगर आप उससे कोई भी लेंथ निकालोगे तो वो कैसे जाएगी, परपेंडिकुलर जाएगी। आपने छोटा सा dl लिया, अब इस dl से देखोगे ये आपने r निकाला, इस dl से r निकाला, तो वो कितने एंगल पे जाएगा, हमेशा 90 डिग्री पे। यानी dl और r के बीच में एंगल कितना होने वाला है, 90। और यहाँ पे इस ट्राइंगल के एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ, फाई मान लेता हूँ, क्योंकि थीटा तो आपका क्या है, 90 है। यहां तक क्लियर है? तो हमने किया क्या, एक करंट एलिमेंट ले लिया IDL, जिसका नाम रखा XY, और इस करंट एलिमेंट से r डिस्टेंस दूर थीटा एंगल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, dB आएगा। क्लियर है? और थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। पहले तो इस dB की वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो कैसे निकालेंगे, बायो सावर्ट लॉ से। तो यहां पे देखो मैं लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू
बायो-सावर्ट लॉ। आपके पास dB कितना होगा, dB हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई के अंदर आई डी एल साइन थीटा अपॉन में कितना आएगा आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है 90, और साइन 90 कितना होता है, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आप थीटा यहाँ पे 90 पुट कर दो या सीधा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो dB कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, dB की। बट हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहां से हम करेंगे क्या, इसको आगे देखो, मैंने क्या किया, इस x वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन बना ली। x के परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कितना है 90 है, और ये मेरा एंगल कितना मान रखा है, फाई मान रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस फाई। क्लियर है, यानी ये मैंने फाई मान रखा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस फाई। क्लियर है। अब अगर आप देखोगे कि आपके पास dB और r के बीच में भी तो एंगल कितना है, dB और r के बीच में भी तो एंगल 90 डिग्री है। देखो ये लाइन और ये dB परपेंडिकुलर है, पूरा 90 और ये 90 माइनस फाई है, तो ये कितना बच जाएगा, 90 में से 90 माइनस फाई कम करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा। क्लियर है। और अगर ये फाई आया तो dB को उसके कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो ये आएगा dB कोस फाई, और इधर की तरफ आ जाएगा dB साइन फाई। आया समझ में। अभी भी आप नेट नहीं निकाल सकते, दो मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं, एक dB साइन फाई, एक ऊपर जा रहा है dB कोस फाई। क्लियर है। अब करेंगे क्या कि आपने एक करंट एलिमेंट जो भी लिया इसके एग्जैक्ट अपोजिट क्या लेंगे, एक और करंट एलिमेंट लेंगे। इसको नाम दिया मैंने एक्स डेस वाई डेस, और ये क्या होने वाला है, ये करंट एलिमेंट होने वाला आईडीएल। ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसकी भी रेडियस क्या होगी a, और ये एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी x, और इस करंट एलिमेंट से इस p पॉइंट की डिस्टेंस को क्या नाम दे देंगे, इस करंट एलिमेंट से p पॉइंट की डिस्टेंस क्या होने वाली है, वही स्मॉल r। क्यों, ये स्मॉल r और ये स्मॉल r क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आएगा, तो यहां से अगर आप देखोगे x a तो r भी क्या आएगा, सेम आएगा, और ये एंगल भी क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्लियर है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे इसकी वजह से जो dB आएगा वो इस r के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है। अब dB परपेंडिकुलर आएगा, मैंने एक और x वाली लाइन के परपेंडिकुलर बनाया, तो ये फाई है, तो ये 90 माइनस फाई है, तो ये अगेन कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इस dB के कंपोनेंट करोगे तो dB कोस फाई इधर की तरफ थीटा के साथ वाली लाइन पे, और ये आ जाएगा dB साइन फाई। और ये कंपोनेंट क्यों किया, तो यहां से अगर आप देखोगे कि dB कोस फाई और dB कोस फाई तो क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, और हर बार dB साइन फाई आपका क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आमने सामने के करंट एलिमेंट की वजह से dB कोस फाई और dB कोस फाई, अपोजिट करंट एलिमेंट की वजह से dB कोस फाई तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हर बार ऐड कौन होगा, dB साइन फाई। कि भाई आप पूरे सर्किल की वजह से निकालोगे, एक एलिमेंट लिए अगला लोगे, पूरे सर्किल की वजह से निकालोगे, पूरे को इंटीग्रेट करोगे, तो आमने सामने के करंट एलिमेंट जो भी होंगे वो क्या करेंगे, अपोजिट करंट एलिमेंट dB कोस फाई को तो कैंसिल आउट कर देंगे। यहां पे करंट एलिमेंट लोगे तो इसके सामने वाला कैंसिल आउट कर देगा dB कोस फाई को। हर बार कौन ऐड होगा, dB साइन फाई। यानी हम करेंगे क्या, इस P पॉइंट के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन के अंदर जाएगा, कितना, B नेट। और हम dB साइन फाई, एक एलिमेंट का जो dB साइन फाई होगा ये हर एक एलिमेंट के लिए ऐड होना है, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरे सर्किल के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे। समझ में आया कि हमने क्या किया, एक करंट एलिमेंट लिया, उसकी वजह से dB आया, उस dB को हमने उसके कंपोनेंट में रिजोल्व किया, उसके जस्ट अपोजिट एक और करंट एलिमेंट लिया, यही देखने के लिए, तो पता लगाने के लिए कि dB कोस फाई और dB कोस फाई क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। एग्जैक्ट अपोजिट लिया तो आपने देखा dB कोस फाई और dB कोस फाई कैंसिल आउट हो गया, और दोनों एलिमेंट के लिए dB साइन फाई ऐड हो रहा है। फिर यहां एक और लोगे, तो इन दोनों का भी क्या होगा, dB कोस फाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, dB साइन फाई ऐड हो जाएगा। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए dB साइन फाई क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है। dB कोस फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पूरे सर्किल का नेट निकालना है तो dB साइन फाई को पूरे सर्किल के लिए क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। हर बार dB साइन फाई ऐड होगा तो यहां पे क्या करेंगे हम, आया समझ में। तो यहां पे देखो मैंने लिखा कि हमने किया क्या, वी रिजोल्व dB इन देयर कंपोनेंट्स। हमने dB को उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व किया, देन क्या होगा, dB cos phi will cancelled out each other एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। किसके लिए, फॉर अपोजिट करंट एलिमेंट्स।
अपोजिट करंट एलिमेंट्स जो भी होंगे आमने सामने के, उनके लिए डीबी cos फाई तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा पी पॉइंट पे, तो यहां पे लिखते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो वो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बी नेट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए डीबी साइन फाई ऐड होगा तो पूरे सर्किल के लिए डीबी साइन फाई को इंटीग्रेट कर देंगे। और लिमिट क्या होगी, 0 से पूरे सर्किल की लेंथ कितनी है 2 पाई ए, क्योंकि रेडियस कितनी थी हमारे पास स्मॉल ए। आया समझ में। अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, डीबी की वैल्यू तो इक्वेशन 1 के अंदर हमारे पास है। और साइन फाई कैसे निकालेंगे, तो आ जाओ डायग्राम में। अगर आप देखोगे ये पॉइंट एओपी के अंदर ये फाई ये सारे फाई इक्वल है, तो यहां पे क्या करते हैं, इस ट्रायंगल एओपी को बाहर निकाल लेते हैं। ए रेडियस, एक्स इसके डिस्टेंस एक्सियल पॉइंट की, और आर क्या है आपके करंट एलिमेंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस। तो इस ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल कौन सा है, एओपी। देखो एओपी ट्रायंगल को बनाएंगे तो यहां पे इस तरीके से बनेगा। ये पॉइंट क्या है पी, ये ओ और ये कैपिटल ए। ये स्मॉल ए इसकी क्या है रेडियस होने वाली है, यानी डिस्टेंस ए से ओ की, ठीक है। और ये एक्स होने वाला है और ये स्मॉल आर, और ये एंगल कितना है फाई, और ये एंगल कितना होने वाला है 90। आपको पता है एंगल के सामने तो क्या होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और बचा क्या बेस। वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन फाई की। साइन फाई कैसे निकालेंगे, तो आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, तो यहाँ पे साइन जो होता है वो क्या होता है पी बाई एच। तो यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू कितनी आएगी, पी तो कितना है आपके पास ए, और एच कितना है आर, यानी साइन फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए बाई आर। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 के अंदर डीबी है, इक्वेशन 3 के अंदर साइन फाई है। दोनों कहां पुट करेंगे 1 और 3, 2 के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा एक्सिस के ऊपर। आया समझ में। तो यहां पे करेंगे क्या, पुट इक्वेशन कौन सी 1 and 3 इन इक्वेशन 2। और यहां पे आपके पास बी नेट कितना आएगा, अगर आप देखोगे तो लिमिट आपके पास है 0 से 2 पाई ए, डीबी की वैल्यू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई के अंदर कितना आएगा ए बाई आर। अगर आप देखोगे साइन थीटा तो हमने 90 रखा था, साइन 91 हो गया। यहां से अगर आप देखोगे एल के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और एल के रेस्पेक्ट में बची हुई सारी की सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपके पास बाकी सब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर बाहर आ जाएगा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन में आर क्यूब तो बाहर आ जाएगा, और 0 से 2 पाई ये लिमिट है, और ये क्या बचेगा 1 डॉट डी एल, यानी 1 का करना है इंटीग्रेशन एल के रेस्पेक्ट में, और कितना आ जाएगा 1 डॉट डी एल, एल ही आ जाएगा। तो हमारे पास बी नेट की वैल्यू आ जाएगी, ये होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बाई आर क्यूब, और 1 डॉट डी एल एल, और ये क्या होगा 0 से 2 पाई है। क्लियर है। अब एल की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और वो कितना आएगा 2 पाई ए माइनस 0, 2 पाई ए ही आने वाला है, यानी यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं बी नेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई स्मॉल ए अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाई के अंदर 2 पाई ए, ये आने वाला है। यहां से अगर आप देखोगे तो देखो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है, यही आपके पास क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है, 2 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। तो बी नेट आपके पास आ रहा है, वो आ रहा है म्यू नॉट आई ए अपॉन में ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन में 2 आर क्यूब। ये आपके पास क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और अगर कोइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या होगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक और चीज, मान लो r की वैल्यू तो आपको गिवन ही नहीं आएगी, आपको तो क्या गिवन आएगा, आपको तो ऐसे ये सर्कुलर कोइल है और इसकी रेडियस कितनी है a, और एक्सिस की डिस्टेंस दे देंगे, एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस दे देंगे x, r आपको दे ही नहीं रखा। तो यहां से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, r क्या है हाइपोटेनियस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसी से निकाल लेते हैं। देखो r की वैल्यू अगर आप निकालोगे इस ट्रायंगल एओपी के अंदर, तो आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या पावर कितनी आ जाएगी 1/2। और ये r की वैल्यू यहां पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना आने वाला है, नेट ये आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है
1/2 का क्यूब, यानी पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये कितनी आ जाएगी 3/2। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे अगर आप देखोगे तो म्यू नोट तो क्या है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 कॉन्स्टेंट है। आई क्या है, कोइल के अंदर कितना करंट जा रहा है। ए क्या है, रेडियस, यानी ए स्क्वायर रेडियस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्या है यहाँ पे सेंटर से उस एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस, ए अगेन क्या है रेडियस। क्लियर है। इसके अंदर देखो लिखते हैं, अगर इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल, अगर कोइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नोट n आई ए स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ये समझ में आया नहीं आया, बताओ क्लियर है। और इसका एक स्पेशल केस भी है कि अगर मैंने मान लो मैंने कहा कि जो आपका पॉइंट P है, ये है पॉइंट P, ये रहा पॉइंट P, ये पॉइंट P है वो कोइल के सर्कुलर कोइल के सेंटर के बहुत ज्यादा क्लोज है, और बहुत ज्यादा क्लोज है इसका मतलब सेंटर पे ही मान लो, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहां पे देखो, अगर यहां पे स्पेशल केस की बात करते हैं कि इफ पॉइंट P इज वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ कोइल, कि जो पॉइंट P है वो कोइल के सेंटर के क्या है बहुत ज्यादा क्लोज है, तो उस केस के अंदर x की वैल्यू क्या लिख देंगे 0। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। देखो यहां पे इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो तो यहां पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नोट आई स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन में 2। अब x की वैल्यू तो क्या है 0, तो x स्क्वायर भी 0 प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वायर यानी a की पावर 2 इंटू 3/2 यानी कितना आ जाएगा, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब बचेगा, यानी म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2a क्यूब, और ये a स्क्वायर a क्यूब से कैंसिल करेगा तो नीचे a आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना आया म्यू नोट आई बाई 2a। याद करो सर्किल के सेंटर पे कितना आया था करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल के सेंटर पे म्यू नोट आई बाई 2r। यहाँ पे r क्या है, रेडियस कितनी है वो आपके पास a। आया समझ में। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आया एक्सिस के ऊपर किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल के एक्सियल पॉइंट पे, एक्सिस पे। क्लियर है। यहां तक करना कुछ नहीं है आपको, एक्सिस की डिस्टेंस x मान ली, रेडियस a मान ली, एक करंट एलिमेंट लो, उसकी वजह से r के परपेंडिकुलर dB आएगा, पर कंपोनेंट में रिजोल्व करो, फिर नीचे एक और अपोजिट करंट एलिमेंट ले लो, वहां से पता लगेगा कि dB cos phi कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये तो डायग्राम है, और dB sin phi ऐड हो रहा है। ठीक है। यहां से अगर आप देखोगे कि आपको dB sin phi हर बार ऐड हो रहा है हर एक एलिमेंट के लिए, तो पूरे के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dB sin phi को इंटीग्रेट कर लेंगे। dB अलग से निकाल लिया, sin phi की वैल्यू हमने क्या करी यहां पे अलग से निकाल ली, पुट कर दिया यहाँ पे dB sin phi के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर dB और sin phi की इंटीग्रेट कर लिया, हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और अगर आपके पास वेरी क्लोज है सर्किल के सेंटर के, तो उस केस में x को 0 किया तो सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया। यानी ये आपके पास ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। बताओ क्लियर है। ये तो मैग्नीट्यूड है। अब एक चीज देखना, डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन कैसे होगी। ये करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल है, ये क्या है आपके पास करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल है। मैंने कहा कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो पता है, मैंने कहा इस कोइल के अंदर करंट कैसे जा रहा है, मैंने कहा इस कोइल के अंदर करंट जा रहा है मान लो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब भी जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके सेंटर से क्या होता है बाहर की तरफ निकलता है, आउटवर्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड कोइल से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस एक्सिस के ऊपर जो भी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। बी नेट नेट होगा तो या तो इधर या फिर इधर। तो ये देखो इधर बाहर की तरफ dB sin phi dB sin phi। बट यही अगर मैंने कहा कि अगर इसमें कोइल में करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे इस पी पॉइंट के ऊपर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट होगी, यानी इस कोइल के क्या जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा बी नेट। आया समझ में कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, अंदर की तरफ जाने वाला है। ये आपको डायरेक्शन ध्यान रखनी है कि आपके पास कोइल है और इस कोइल के अंदर अगर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। बताओ क्लियर है। ये बायो सावर्ट का सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन की हम बात करते हैं
तो थर्ड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, कि हमारे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है और उसकी वजह से r डिस्टेंस दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। और इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले की बात करेंगे क्योंकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, इसका डायग्राम समझते हैं और फॉर्मूला समझते हैं। तो देखो मैंने मान लिया कि मेरे पास मान लो कि ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और इस स्ट्रेट वायर के अंदर करंट कितना जा रहा है, इसके अंदर मान लेते हैं I करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। क्लियर है, और इस वायर के यहां से सेंटर से मैंने कहा कि r डिस्टेंस दूर, कितने डिस्टेंस दूर, कैपिटल R डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट के ऊपर मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है, तो सेम क्या करेंगे, एक करंट एलिमेंट लेंगे और उस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और पूरी लेंथ के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि लेंथ को एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर पूरे एंगल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहां पे देखो एंगल कैसे बनेंगे कि आपके पास दोनों एंड, मान लो ये वायर है ए बी, तो इस वायर के दोनों एंड से उस पी पॉइंट को ज्वाइन कराओ, दोनों एंड से क्या करो, इस पी पॉइंट को ज्वाइन कराओ, और ये जो एंगल बनेंगे, एक एंगल बनेगा φ1 और ये दूसरा एंगल पी पॉइंट पे क्या बनेगा, φ2। कि आपके पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, इस वायर से r डिस्टेंस दूर P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करंट गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और जो भी वायर है उस वायर के दोनों एंड से हम क्या करेंगे, P पॉइंट के ऊपर लाइन से ज्वाइन कराएंगे और जो भी एंगल बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, φ1 φ2। तो इस P पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होने वाली है B = μ0/4π I बाई कैपिटल R। I उसका करंट और कितने डिस्टेंस पर निकालना है, वो R क्या है, उसकी डिस्टेंस। क्लियर है, और मल्टीप्लाई के अंदर आएगा, पूरी लेंथ के लिए निकालना है, तो φ1 sin φ1 प्लस sin φ2। φ1 φ2 इसके क्या है, एंगल है। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से r डिस्टेंस दूर। क्लियर है, φ1 φ2 क्या है, दोनों एंड से एंगल, अगर मान लो आप लेंथ बढ़ा दोगे, आपने ज्यादा बड़ी लेंथ कर दी, तो उसके अंदर एंगल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और μ0/4π तो क्या है, कांस्टेंट है, I क्या है, कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और R क्या है, कितने डिस्टेंस पे हमें निकालना है। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होने वाला है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से। क्लियर है, इसके अंदर दो स्पेशल केस भी आपके पास आने वाले हैं, तो उनकी बात करते हैं। कि देखो सबसे पहला स्पेशल केस होगा कि अगर मान लो आपका वायर क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो उस केस के अंदर ध्यान रखना φ1 और φ2 दोनों कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। कि अगर इनफाइनाइट वायर है तो इनफाइनाइट वायर के लिए तो ये पॉइंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी, बहुत छोटी सी हो जाएगी। और जितनी ज्यादा डिस्टेंस अगर आप बढ़ाते जाओगे, मान लो आपका पॉइंट बहुत ज्यादा पास है, तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और जब एकदम पास हो जाएगा तो एंगल दोनों एंड से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख लोगे इफ वायर इज इनफाइनाइट, कि आपका वायर क्या है, इनफाइनाइट है, या फिर पॉइंट P है वो बहुत ज्यादा पास होगा, क्योंकि इनफाइनाइट होगा तो पॉइंट P क्या होगा, वायर के बहुत ज्यादा पास हो जाएगा। तो उस केस के अंदर φ1 और φ2 दोनों कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 90 डिग्री। और जब दोनों 90 होंगे तो sin 90 प्लस sin 90 दोनों कितना होता है, sin 90, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, वो आ जाएगा μ0I/4πr, और ये 1 + 1 sin 90 प्लस sin 90, 1 + 1 2, यानी आपके पास कितना आ जाएगा, 2 μ0I/4πr लिख लो। या फिर आप चाहो तो 2 से 4 को कैंसिल कर दो, μ0I/2πr लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं नहीं करता कैंसिल, क्यों नहीं करता, क्योंकि मुझे μ0/4π की वैल्यू डायरेक्ट पता है 10⁻⁻7। अगर कैंसिल कर दोगे तब भी वही आना है, 2 × 10⁻⁻7, अभी भी क्या आना है, 2 × 10⁻⁻7 I/r। क्लियर है यहां तक। ये कहां पे आया, जब वायर आपका क्या है, इनफाइनाइट है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। इसके अंदर सेकंड केस आता है कि अगर मान लो कि आपने जो पॉइंट P लिया है, सेकंड केस क्या होने वाला है, इफ पॉइंट P इज एट वन एंड ऑफ वायर, कि जो आपका पॉइंट P है वो वायर के एक एंड पे है। तो कैसे निकालोगे, कि अगर आप देखोगे, मैंने कहा कि ये आपके पास मान लो वायर है, ये आपके पास पॉइंट P है, वो इस एंड के ऊपर, ए वाले एंड के ऊपर ही मैंने पॉइंट P ले लिया। तो जरा बताओ इस एंड से एंगल कितना हो जाएगा, इस एंड से एंगल हो जाएगा आपके पास
फाई 1 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 0, और दूसरे एंड से वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चला जाएगा, एक एंड पे होगा तो दूसरे एंड से, तो उस केस में फाई 2 को कितना कंसीडर कर लेंगे 90। अब यहां पे साइन 0 तो कितना होगा 0, और साइन 90 कितना होगा 1, तो 0 + 1 1, यानी एंड पे मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितना आएगा, वो आएगा म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नोट आई बाई 4 पाई कैपिटल आर, और वो आपके पास कितना होगा 0 + 1, यानी कितना आ जाएगा म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर। आया समझ में? तो इसके अंदर हमने क्या किया, दो केसेस किए। अगर आप देखोगे कि आपके पास एक तो जनरल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया, वो आया म्यू नोट आई बाई कितना आया 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और ये आपके एंगल कौन से है, तो आपको ये एंगल पता है कि ये जो दोनों एंड है वायर के, दोनों एंड से पी पॉइंट पे जो भी एंगल बनेंगे वो आपके फाई 1 फाई 2 है, और आई उसका करंट है, आर क्या है डिस्टेंस है, और आपके पास अगर वायर इनफाइनाइट है तो म्यू नोट आई अपॉन कितना आया 4 पाई आर इंटू 2 म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर, और एंड पे कितना आया, एंड पे आया म्यू नोट आई बाई 2 4 पाई आर। ये स्ट्रेट वायर की वजह से, ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला है। जब आपको एंगल गिवन है या आपके वायर की लेंथ आपको पता है तो उस केस में ये लगेगा। आपके पास वायर क्या है, इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर के केस में ये लगेगा, और एंड पे मैग्नेटिक फील्ड है तो ये लगने वाला है। और ये आपके पास बायो-सावर्ट लॉ कंप्लीट की, बायो-सावर्ट लॉ का हमने स्टेटमेंट और उसका फॉर्मूला भी हमने निकाला, वेक्टर फॉर्म की भी बात करी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करी, उसकी यूनिट एंड डायमेंशन निकाली। फिर एप्लीकेशन पे आए, एप्लीकेशन के अंदर हमने फर्स्ट एप्लीकेशन किया करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला। सेकंड हमने कॉइल के सर्कुलर कॉइल के एक्सियल पॉइंट पे एक्सिस के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। थर्ड हमने यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं किया, आपके सिलेबस में नहीं है, बट हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लिया कि इसका फॉर्मूला न्यूमेरिकल कैसे होने वाले हैं, फॉर्मूला क्या होने वाला है, इनसे हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर बायो-सावर्ट लॉ के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की।